Good morning students. Today in this video we will study theorems of exercise 4.2 from the book Ordinary Differential Equations of Jeevan Sons Publications. Our first theorem is 1 by f dx is the particular integral of this differential equation. क्या मीनिंग है आपका? आपको प्रूव करना है कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका एक सॉल्यूशन ये आएगा। आपने मान लिया पर्टिकुलर इंटीग्रल एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज नहीं होता। मैं मान लेती हूँ कि y इज इक्वल टू यू इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि वो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो मैं इस इक्वेशन में y की जगह u यूज करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे वैल्यू चाहिए u की, तो लेफ्ट साइड पर मुझे सिर्फ u यूज करना है। तो मैंने क्या करा, अप्लाई कर दिया ऑपरेटर 1 बाय एफ डी। जैसे ही आपने ऑपरेटर 1 बाय एफ डी अप्लाई किया, ये दोनों ऑपरेटर इनवर्स ऑपरेटर हैं एक दूसरे के, तो यहाँ आइडेंटिटी ऑपरेटर से सिर्फ u रह जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। u सॉल्यूशन था जिसकी वैल्यू आपके पास आ गई है ये। तो 1 बाय एफ डी एक्स इस इक्वेशन का एक ऐसा सॉल्यूशन हो गया जिसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। और ये वैल्यू u कैसे बनी, इसकी डेफिनेशन यहाँ अब हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी कि 1 बाय एफ डी एक्स ऐसा फंक्शन है x का जो फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और उसके साथ जब एफ ऑफ डी अप्लाई किया जाता है तो आपका ये सिंपल फंक्शन रह जाएगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्स ऑपरेटर हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट थ्योरम, अब आप प्रूव करेंगे कि 1 बाय डी इंटू एक्स stands for integration of x with respect to x where no arbitrary constants being added। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने मान लिया एनी फंक्शन z। आप कुछ भी फंक्शन नोटेशन यूज कर सकते हैं जो कि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज ना की गई हो। अब मैं क्या करूं, बोथ साइड डी ऑपरेटर ऑपरेट कर देते हैं, तो देखिए इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल होकर यहाँ x बच जाएगा और ये डी जेड रह गया। डी आपने नोटेशन फॉर्म में किसके लिए यूज कर रहे थे, डी आप यूज कर रहे थे नोटेशन डी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं इसे यहाँ रिप्लेस कर लेती हूँ, तो ये बन गया डी जेड बाई डी एक्स और ये बच गया आपका कैपिटल एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करें अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन करने पर जेड आ जाएगा और इधर इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, जहां आपको कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड नहीं करना। अब इस कंडीशन को देखिए, यहाँ z है इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x के, यहाँ z है इक्वल 1 बाय डी एक्स के, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी और यही आपका आंसर था। और इससे ये भी आ गया है कि 1 बाय डी जो सिंबल है वो है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रिजल्ट पे। 1 बाई डी माइनस अल्फा एक्स को आपको प्रूव करना है e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की माइनस अल्फा एक्स कैपिटल एक्स इंटू डी एक्स, नो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स बीइंग एडेड। तो जैसे हमने अबव रिजल्ट प्रूव किया है, वेरी सिमिलर टू दैट रिजल्ट हम इसे प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को एक नया वेरिएबल की नोटेशन दे दी है, चाहे आप इसे y यूज करो z यूज करो, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए मुझे वहाँ डी कैंसिल करना था, अब यहाँ मुझे डी माइनस अल्फा कैंसिल करना है, तो मैं ऑपरेटिंग बोथ साइड बाय डी माइनस अल्फा, तो ये इफेक्ट कैंसिल होके यहाँ बच जाएगा एक्स और इधर रह गया ये। ब्रैकेट ओपन कर दी, डी आपका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो रिप्लेस करके आपकी इक्वेशन बन गई ये। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। तो आप इसे स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन, ये आपने 11th-12th में भी स्टडी की है, मैंने 4.1 एक्सरसाइज में भी एक्सप्लेन की है। ये आपकी इसी फॉर्म में आ गई। p होता है y का कोफिशिएंट जो कि आ गया माइनस अल्फा और q की वैल्यू आ गई कैपिटल x। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये आपका फॉर्मूला था y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन, और ये आपका क्यू है आपका कैपिटल एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कि माइनस अल्फा एक्स। और यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट से काफ़ी हद तक सिमिलर आप आ चुके हैं। अब यहाँ से आपको y निकालना है, तो मैं ये e की माइनस अल्फा एक्स को उधर ले जाऊँ, ये आ गया, ये y के इक्वल है, और यहाँ पर आपने इसे y के इक्वल माना था,
तो ये दोनों साइड इक्वल होके आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब जो करोलरी 1 है उसमें आपको फर्स्ट पार्ट में यही रिजल्ट, बस यहाँ अल्फा यूज कर रहा था, यहाँ ए यूज कर लिया। तो अगर ये करोलरी प्रूव करने के लिए आती है तो आपने बिल्कुल सिमिलर अबव थ्योरम की तरह पूरा कंप्लीट उसका प्रूफ देना है। फिर लिखा है कि हेंस शो दैट मतलब जो भी आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है उसको यूज करते हुए इस पार्ट को प्रूव करना है। इस पार्ट में क्या है, d माइनस ए का स्क्वायर, लेकिन मैंने बताया था कि ये अबव रिजल्ट तभी अप्लाई होता है जब d माइनस ए की पावर क्या हो 1। अच्छा, दूसरा क्या चेंज है, आप कंपैरिजन करो, यहाँ कैपिटल एक्स है, यहाँ e की पावर ए एक्स है, यानी कि आप क्या करें, इस रिजल्ट में कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या यूज कर लें, e की ए एक्स। तो देखिए क्या बन जाएगा ये रिजल्ट, लेफ्ट साइड एज इट इज, यहाँ e की ए एक्स, अंदर x की जगह e की एक्स, दोनों कैंसिल होके 1 रह गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, यानी कि d माइनस ए की पावर 1 का आंसर आ गया। जब मुझे d माइनस ए की पावर 2 निकालनी है तो मैं उसे ऐसे लिख सकती हूँ, बाहर पावर 1 और अंदर पावर 1। इस ब्रैकेट वाले पार्ट का आंसर आप ये निकाल चुके हैं, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया ये, यानी कि अब अबव थ्योरम में कैपिटल x की वैल्यू आपने ये यूज करनी है। तो बाकी तो सब सेम रहेगा, e की ए एक्स भी और e की माइनस ए एक्स भी। कैपिटल x की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी, कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। जैसे ही वैल्यू पुट करी e की माइनस एक्स और e की एक्स, तो कैंसिल x बचेगा, x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाय 2 और ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया पावर 2 के लिए। नेक्स्ट करोलरी में यही रिजल्ट आपको पावर n के लिए प्रूव करना है। तो अगर ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए आता है तो आपको n इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए जैसे आपने करोलरी 1 में प्रूव किया है वो सेम पार्ट आप यहाँ पर भी रिपीट करके दिखाएंगे। अब हम पावर 3 के लिए प्रूव कर रहे हैं, तो देखिए 2 तक का पार्ट तो ऊपर हो चुका है, तो 3 के लिए मैंने क्या करा, एक पावर बाहर तो पावर 2 अंदर, ये वाला पोर्शन ऊपर सॉल्व हो चुका है, उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब अपना रिजल्ट लगाया, बस बाकी सारा उस रिजल्ट में सेम, ये वैल्यू कैपिटल एक्स की जगह कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हमारा ये वाला ही फॉर्मूला सेम यूज होगा यहाँ पर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद बचा एक्स स्क्वायर बाय 2, वो बन गया एक्स क्यूब बाय 3 इंटू 2 से बन गया 3 फैक्टोरियल, ये आ गया d बाय ए की पावर 3 के लिए। अब आपको याद होगा जब हम कैलकुलस में nth डेरिवेटिव निकालना सीखते थे तो हम यही करते थे कि 2-3 डेरिवेटिव्स निकाल लेते थे, उनके अकॉर्डिंग जो पैटर्न आपका रिपीट होता था उसी के अकॉर्डिंग आप अपना nth डेरिवेटिव लिखते थे। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, देखिए d माइनस ए का जब स्क्वायर सॉल्व करा था तब x का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल e की ए एक्स आया। जब आपने पावर 1 सॉल्व करी थी, ये रही आपकी पावर 1, तो पावर 1 में x की पावर 1 का फैक्टोरियल e की ए एक्स आया। पावर 3 करी तो x की 3 का फैक्टोरियल e की एक्स आया। तो जनरल क्या हो गया, x की n का फैक्टोरियल और e की ए एक्स। पावर 4 का आपकी मर्जी, आप चाहे तो सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, नहीं तो सिमिलरली भी लिख सकते हैं। ये थ्योरम ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपना ये मेन फार्मूला जिसे हमने अपनी एक्सरसाइज में यूज़ किया है, ये फार्मूला कैसे डिराइव किया गया है। अब आपको पता है, अगर मैं आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यूज़ करने के लिए कहूँ तो एक्सपोनेंशियल के इक्वल है, इसका अगर डेरिवेटिव करें कैपिटल डी, मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कैपिटल डी आपका स्टैंड कर रहा था डी बाय डी एक्स के लिए। e की ए एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव a e की ए एक्स, फिर डी स्क्वायर अगर मैं लिख लूँ तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की ए एक्स का सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव तो a का स्क्वायर। ऐसे ही सोन nth डेरिवेटिव क्या होता है e की ए एक्स का, a की पावर n e की ए एक्स। क्या बेनिफिट हुआ कि आपकी जो जनरल इक्वेशन है, आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये एक्सप्लेन किया है कि आप अपनी जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को ऐसे लिखते हैं, x कैपिटल X इज एनी फंक्शन ऑफ स्मॉल x। अब ये जो एफ डी था पोलिनोमियल इन d, मैंने वही लिखी है ये पोलिनोमियल, बस वेरिएबल यहाँ पर जैसे आप नॉर्मली पोलिनोमियल्स लिखते थे nth डिग्री की, यहाँ वेरिएबल d यूज हो रहा है। और अगर मैं आपको कहूँ एफ ऑफ ए निकालो तो मतलब क्या कि आप d की जगह a पुट कर देंगे।
अब हमने क्या करा, एफ ऑफ डी को ई की पावर ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हर टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखिए, ये सारे डेरिवेटिव्स आपने ऊपर निकाल लिए हैं ना। क्या पढ़ रखा है वहां पे आपने, जोन से ऑर्डर का डेरिवेटिव करना है कि वही पावर लिखो और एक्सपोनेंशियल को एज इट इज लिख दो। तो देखिए, डी की एन को लिख दिया, ए की एन, ई की एक्स, ए की एन माइनस वन, सारी लिख दिए। तो अब आप ये देखिए, इस पूरी लाइन में से एक्सपोनेंशियल कॉमन आ रहा है, और ये जो ब्रैकेट में पोर्शन बचा ये आपका एग्जैक्टली क्या है, एफ ऑफ ए। तो मैंने इसे पुट कर दिया एफ ऑफ ए ई की ए। अब मैं क्या करूं, ऑपरेट कर दूं बोथ साइड 1/fd से, कर दिया। इनका इफेक्ट कैंसिल होके आपके पास कंडीशन आ जाएगी ये। अब एफ ऑफ ए तो है कांस्टेंट, देखो एफ डी और 1/fd आपके कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो अगर आप इन्हें चाहो तो एक से दूसरी साइड ऐसे नहीं ले जा सकते, लेकिन एफ ऑफ ए कांस्टेंट नंबर है जो कि हम नॉन जीरो सपोज करके चल रहे हैं, तो उससे हम बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका ये रिजल्ट आ जाता है। और इसे आप अपने टू प्रूफ से मैच करके देखिए, तो आपको यही प्रूफ करना था, तो आपका केस 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं अपने केस ऑफ फेल्योर पे, कि अगर एफ ऑफ ए जीरो है देन आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है। अब हम क्या कहते हैं, ये आपने कॉन्सेप्ट अलजेब्रा में भी स्टडी किया है, कि अगर कोई नंबर, कोई भी एक पोलिनोमियल है, देखिए आपकी एफ ऑफ डी एक पोलिनोमियल है, ठीक है, उसमें डी की जगह जैसे ही आप ए पुट कर रहे हो वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, तो आप क्या कहते हो, डी माइनस ए, इसका क्या बन गया, एक फैक्टर। जैसे आप सिंपल एक्स की फॉर्म में कहते हो, तो मैं वही कह रही हूँ कि एफ ऑफ ए जीरो है, मतलब डी माइनस ए इसका एक क्या हो गया, फैक्टर। तो जब इस फैक्टर से एफ ऑफ डी को डिवाइड कर देंगे, तो जो नई पोलिनोमियल बचेगी कितनी डिग्री की, एफ डी से एक कम डिग्री की, उसके लिए मैंने नोटेशन यूज कर ली फाई डी, ठीक है। तो अब मैं देखो इसकी कैलकुलेशन करना चाह रही हूँ, तो मैंने लेफ्ट साइड पर रखा यही, एफ ऑफ डी की वैल्यू ये रिप्लेस कर, ठीक है। तो मैं अब इसमें से 1/d-1 को तो बाहर रख लेती हूँ, बाकी सारा एक्सप्रेशन अंदर। और इस टेक्निक में हम ये मान के चल रहे हैं कि ये फाई ए पार्ट नॉन जीरो है, क्योंकि अगर ये पार्ट जीरो हुआ तो ये प्रोसेस फिर से अप्लाई होगी, हम फाई डी को फिर ए से डिवाइड करेंगे और आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर मुझे ये ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करना है, तो आपका डायरेक्ट कौन सा रिजल्ट लग जाएगा, ये वाला। क्या कहता है ये रिजल्ट, कि जो भी आपका डी है उसे ए से रिप्लेस कर दो। तो देखो इस स्टेप पर हमने यही करा, जहां जहां डी था उसे ए से रिप्लेस कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, अब जो ये फाई ए बचा है, ये आपका कैसा नंबर बचेगा, कांस्टेंट नंबर। क्यों, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा, तो मैंने इस कांस्टेंट नंबर को बाहर रख लिया, यानी कि सॉल्यूशन करना रहा सिर्फ ये। अब यहाँ पर तो आपकी अभी जो मैंने थ्योरम डिस्कस की थी वो अप्लाई हो जाएगी, बाहर आ गया ई की एक्स, अंदर आ गया ई की माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल होने से बच गया आपका इंटीग्रेशन में एक्स, तो यानी कि आपका ये रिजल्ट इसके इक्वल आ गया। अब मुझे बस इस फाई ए की वैल्यू रिप्लेस करनी है, बाकी आपका ये कंप्लीट आर्टिकल देखिए, एक्स और ई की एक्स तो आ गया, अब प्रूफ करना है कि फाई ए की वैल्यू आती है ये। अब देखिए हम कैसे प्रूव करते हैं, जो ये आपने इक्वेशन निकाली थी ना ये वाली, मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ, तो एफ का डेरिवेटिव तो हो जाएगा एफ डैश डी, और यहाँ डेरिवेटिव होगा आपका u इंटू वी से। तो देखो मैंने वही करा है, फाई डी एज इट इज। अगर मैं आपको कहूँ कि d माइनस ए का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू d, तो d का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव 0, तो सिर्फ बचेगा फाई डी, फिर d माइनस ए एज इट इज, फाई डी का डेरिवेटिव फाई डैश डी, बोथ साइड d की वैल्यू पुट कर दो a, तो ये वाला पार्ट 0, उसे एक्सप्रेशन 0, यानी कि f डैश a किसके इक्वल आ गया, फाई a के। तो यहाँ पर जो आपका फाई a है उसे आप क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d। क्यों, और फिर जब इसमें थ्योरम अप्लाई होगी तो फिर आप इसमें d की जगह क्या आप रिप्लेस कर देंगे a, इससे ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। इसके साथ ही सेकेंड एक्सरसाइज की आपकी सारी थ्योरम्स कंप्लीट हो गई हैं। थैंक यू।